ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजें जो भौतिकी के नियमों को भी चुनौती देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल्स की। हमारे पास ब्लैक होल का जन्म और भौतिकी पर आधारित कुछ बहुत ही दिलचस्प सामग्री है और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये समझना नहीं है कि ये बनते कैसे हैं, बल्कि ये भी कि एक चमकते तारे से लेकर ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने तक का ये सफर हमें क्या सिखाता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं ब्लैक होल, तो इसका असल में मतलब क्या है? देखिए, सबसे आसान शब्दों में कहें तो ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, इतना शक्तिशाली है कि कुछ भी, मतलब प्रकाश भी, उससे बचकर नहीं निकल सकता। प्रकाश भी नहीं? हाँ, पर दिलचस्प बात यह नहीं है कि वो क्या है, बल्कि ये है कि वो क्यों है। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ द्रव्यमान यानी मास का एक चरम नतीजा है। अच्छा। आप बस ये कल्पना कीजिए कि बहुत सारे पदार्थ को एक बहुत ही छोटी सी जगह में निचोड़ दिया गया है। नतीजा होगा एक ऐसा गुरुत्वाकर्षण का कुआं जिसकी कोई था नहीं। ठीक है, तो ये सब द्रव्यमान का खेल है। और अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे पहले जिक्र तारों का ही आता है। बिल्कुल। तो एक तारे और एक ब्लैक होल की कहानी आपस में कैसे जुड़ती है? ये कहानी एक संतुलन की है, एक जंग की है जो हर तारे के अंदर अरबों सालों तक चलती रहती है। एक जंग किन के बीच? दो ताकतों के बीच। पहली ताकत है गुरुत्वाकर्षण, जो तारे के हर कण को केंद्र की ओर खींचकर उसे कुचल देना चाहती है, उसे सिकोड़कर एक बिंदु बना देना चाहती है। और जाहिर है कोई दूसरी शक्ति उसे ऐसा करने से रोकती होगी। बिल्कुल। और वो दूसरी शक्ति है तारे के कोर में होने वाला न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। अच्छा, वो प्रक्रिया जिससे तारों को ऊर्जा मिलती है। हाँ, तारे का कोर एक बहुत बड़ी परमाणु भट्टी जैसा है। वहां हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्व जुड़कर हीलियम जैसे भारी तत्व बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में बेहिसाब ऊर्जा निकलती है। और यही ऊर्जा बाहर की तरफ एक दबाव बनाती है। एकदम सही। ये बाहरी दबाव गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव का मुकाबला करता है। और जब तक ये दोनों शक्तियां संतुलन में रहती हैं, तारा स्थिर रहता है, चमकता रहता है। मतलब एक तारा अपनी पूरी जिंदगी गुरुत्वाकर्षण से लड़ते हुए बिताता है। लेकिन क्या होता है जब एक पक्ष हार मान लेता है, जब तारे का ईंधन खत्म हो जाता है? यहीं से कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है। जैसे ही तारे का ईंधन खत्म होता है, वो परमाणु भट्टी ठंडी पड़ने लगती है। तो बाहर की तरफ लगने वाला दबाव भी खत्म हो जाता है। और फिर गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है। अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर तारा मरने के बाद ब्लैक होल बन जाता है, जैसे हमारा सूरज? उसका क्या होगा? नहीं, और यही सबसे जरूरी बात है। हर तारे की किस्मत उसके द्रव्यमान पर निर्भर करती है। होता है जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है। लेकिन ब्लैक होल की कहानी उन तारों की है जो हमारे सूरज से बहुत बहुत ज्यादा भारी होते हैं। कम से कम 20 से 25 गुना ज्यादा। ब्रह्मांड के असली भीमकाय तारे। हाँ। उन्हीं की किस्मत में ब्लैक होल बनना लिखा होता है। तो चलिए एक ऐसे ही विशाल तारे के अंतिम पलों की बात करते हैं, जब उसका ईंधन खत्म होता है और गुरुत्वाकर्षण हावी हो जाता है। उस प्रक्रिया को कोर का ढहना कहते हैं ना? हाँ, कोर कोलैप्स। और ये ब्रह्मांड की सबसे तेज और हिंसक प्रक्रियाओं में से एक है। कितनी तेज? जैसे ही दबाव खत्म होता है, तारे का लोहे का बना कोर अपने ही वजन के नीचे ढहना शुरू कर देता है। और ये ढहना बहुत तेज होता है, प्रकाश की गति के लगभग 1/4 हिस्से की रफ्तार से। 1/4? ये तो अविश्वसनीय है। सोचिए, एक कोर जो शायद पृथ्वी से भी बड़ा था, वो 1 सेकंड से भी कम में सिकुड़कर बस एक शहर के आकार का रह जाता है। और इसके ठीक बाद होता है सुपरनोवा विस्फोट, वो धमाका जो कुछ समय के लिए अपनी पूरी आकाशगंगा से भी ज्यादा चमक सकता है। हाँ, जब कोर अचानक ढहकर रुकता है तो तारे की जो बाहरी परतें उसके पीछे गिर रही होती हैं, वो उस ठोस कोर से टकराती हैं और एक जबरदस्त शॉकवेव की तरह वापस अंतरिक्ष में बिखर जाती हैं। वाव! ये एक महाविस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं। और ये इतना शक्तिशाली होता है कि इसी दौरान ब्रह्मांड के लगभग सारे भारी तत्व जैसे सोना, चांदी, यूरेनियम, ये सब बनते हैं। अच्छा, तो हमारे शरीर में जो लोहा है वो भी किसी सुपरनोवा से आया है? बिल्कुल। हम सब सितारों की धूल से बने हैं, सच में। ये सोचना ही कितना अद्भुत है। लेकिन उस महाविस्फोट के बाद उस तारे के केंद्र में क्या बचता है? क्योंकि वही तो तय करेगा कि आगे क्या होगा। हाँ, सब कुछ उस बचे हुए कोर के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है। अगर सुपरनोवा के बाद बचे हुए कोर का द्रव्यमान हमारे सूरज के द्रव्यमान का लगभग, मान लीजिए 1.4 से 3 गुना है,
तो वो एक न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। न्यूट्रॉन तारा, ये कितना घना होता है? इतना घना कि उसके पदार्थ का सिर्फ एक चम्मच भी माउंट एवरेस्ट जितना भारी होगा। 1 चम्मच और माउंट एवरेस्ट जितना वजन? हाँ। और ब्लैक होल बनने के लिए उस बचे हुए कोर का द्रव्यमान सूरज के 3 गुने से भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर गुरुत्वाकर्षण को कोई नहीं रोक सकता। न्यूट्रॉन भी एक दूसरे का दबाव नहीं झेल पाते। गुरुत्वाकर्षण उस कोर को बस कुचलता जाता है जब तक वो एक असीम रूप से घने और शून्य आकार के बिंदु में नहीं बदल जाता। और इसी को हम सिंगुलैरिटी कहते हैं? हाँ, सिंगुलैरिटी। लेकिन यहाँ एक सवाल है, अगर सिंगुलैरिटी का आकार शून्य है तो उसमें इतना सारा द्रव्यमान कैसे समा सकता है? क्या यहाँ भौतिकी के नियम काम करना बंद कर देते हैं? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही वो जगह है जहां आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स यानी भौतिकी के 2 सबसे बड़े स्तंभ एक दूसरे से टकराते हैं और जवाब देने में नाकाम हो जाते हैं। तो हम नहीं जानते कि सिंगुलैरिटी के अंदर असल में क्या है? नहीं, हम बस इतना जानते हैं कि वहां पदार्थ का घनत्व और गुरुत्वाकर्षण अनंत हो जाता है और समय और स्थान की हमारी समझ वो खत्म हो जाती है। और इसी सिंगुलैरिटी के चारों ओर वो सीमा होती है जिसके बारे में सबने सुना है, इवेंट होराइजन, घटना क्षितिज। हाँ, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये असल में है क्या? कोई दीवार है? नहीं, ये कोई सतह या दीवार नहीं है। ये एक अदृश्य सीमा है। इसे ऐसे समझिए कि सिंगुलैरिटी का गुरुत्वाकर्षण अपने चारों ओर के स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ देता है कि स्पेस टाइम खुद अंदर की ओर बहने लगता है। स्पेस टाइम बहने लगता है? हाँ, और इवेंट होराइजन वो बिंदु है, वो सीमा है जहां स्पेस टाइम के अंदर की ओर बहने की गति प्रकाश की गति से भी तेज हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब है कि अगर आप उस सीमा को पार कर गए तो बाहर निकलने के लिए आपको प्रकाश की गति से भी तेज भागना होगा, जो कि असंभव है। बिल्कुल। ये ब्रह्मांड का सबसे पक्का वन वे टिकट है। एक बार अंदर तो हमेशा के लिए अंदर। ये तो हुई बड़े तारों से बनने वाले ब्लैक होल्स की कहानी। लेकिन क्या ये अकेले ही हैं? हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में भी तो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है। हाँ है। वो तो किसी एक तारे के मरने से नहीं बना होगा। नहीं, वो बिल्कुल अलग श्रेणी का है। उन्हें हम सुपर मैसिव ब्लैक होल या महाविशाल ब्लैक होल कहते हैं। सुपर मैसिव? ये स्टेलर मास ब्लैक होल्स के मुकाबले हजारों, लाखों या अरबों गुना ज्यादा भारी हो सकते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में जो है वो कितना बड़ा है? जिसे हम सेजिटेरियस ए स्टार कहते हैं, उसका द्रव्यमान हमारे सूरज से लगभग 40 लाख गुना ज्यादा है। 40 लाख सूर्य? यस। ये कैसे बना होगा? क्या बहुत सारे छोटे ब्लैक होल्स आपस में मिल गए? यह आज भी खगोल भौतिकी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। इसके पीछे कई सिद्धांत हैं। एक कहता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में हजारों छोटे ब्लैक होल आपस में मिलकर बड़े होते गए। और दूसरा ये कि शायद शुरुआती ब्रह्मांड में गैस के विशाल बादल सीधे ही ढहकर एक बड़े ब्लैक होल में बदल गए, बिना कोई तारा बने। तो अभी इसका कोई पक्का जवाब नहीं है? नहीं, यह अभी भी शोध का एक बहुत बड़ा विषय है। और क्या इनके अलावा भी कोई प्रकार है? मैंने कहीं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के बारे में भी सुना था। हाँ, प्राइमोर्डियल यानी आदिकालीन ब्लैक होल। यह अभी तक एक सैद्धांतिक अवधारणा है, लेकिन बहुत मजेदार है। सैद्धांतिक मतलब हमें अभी तक इसका कोई सबूत नहीं मिला है। सही। यह सिद्धांत कहता है कि ये ब्लैक होल तारों से नहीं बने, बल्कि ब्रह्मांड के जन्म के ठीक बाद, मतलब बिग बैंग के पहले ही सेकंड में बन गए थे। पहले सेकंड में? हाँ, उस समय ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से घना था और कुछ जगहों पर घनत्व इतना ज्यादा हो गया होगा कि वो सीधे ही ढहकर ब्लैक होल बन गए। अगर ये सच में है तो ये तो बहुत छोटे होंगे। हो सकते हैं, शायद एक परमाणु के जितने छोटे भी। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि ये रहस्यमयी डार्क मैटर का हिस्सा हो सकते हैं। अच्छा, तो इनकी खोज अभी भी जारी है? बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी कहानी को संक्षेप में देखें, एक विशाल तारा अपनी जिंदगी गुरुत्वाकर्षण से लड़ते हुए बिताता है। हाँ। जब उसका ईंधन खत्म होता है तो गुरुत्वाकर्षण की जीत होती है। उसका कोर ढह जाता है, एक सुपरनोवा विस्फोट होता है जो ब्रह्मांड में नए तत्व फैलाता है। और अगर बचा हुआ कोर काफी भारी है तो वो स्पेस टाइम को इतना मोड़ देता है कि एक ब्लैक होल बन जाता है, जहां से प्रकाश भी बाहर नहीं आ सकता। बिल्कुल सही। एक तारे का हिंसक अंत और ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य का जन्म। और जाते जाते एक विचार जिसके बारे में सोचना चाहिए। हमारी पूरी चर्चा इस पर थी कि ब्लैक होल बनते कैसे हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है कि जो चीजें इसके अंदर गिरती हैं उनका आखिर होता क्या है।
भौतिकी का एक मूल नियम है कि जानकारी कभी नष्ट नहीं हो सकती। मतलब आप एक किताब जला सकते हैं, पर सैद्धांतिक रूप से उस जानकारी को वापस पाया जा सकता है। हाँ, इंफॉर्मेशन कंजर्वेशन। पर ब्लैक होल का इवेंट होराइजन तो एक अंतिम श्रेडर मशीन जैसा लगता है, जो हर जानकारी को हमेशा के लिए मिटा देता है। यही ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इसे ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। एक विरोधाभास। हाँ, ये आइंस्टाइन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और क्वांटम भौतिकी के नियमों के बीच एक सीधी टक्कर है। एक कहता है जानकारी नष्ट हो जाती है, दूसरा कहता है नहीं हो सकती। और दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। तो इसका समाधान क्या है? क्या हमारे नियम अधूरे हैं, या ब्लैक होल के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? ये सवाल हमें सिर्फ ब्लैक होल के बारे में नहीं, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे बुनियादी संरचना के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। शायद जवाब सिंगुलैरिटी में नहीं, बल्कि इवेंट होराइजन की सतह पर ही कहीं छिपा हो।